नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 17 जुलाई सन 2026। आज तृतीया तिथि सुबह 6:28 तक रहेगी। उसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में मानसून की रफ्तार फिलहाल धीमी। 20 जुलाई के बाद फिर सक्रिय होगा मानसून। नीट यूजी 2026 का रिजल्ट जारी। 11,21,000 स्टूडेंट्स पास हुए। पंजाब हरियाणा के 2 छात्रों ने किया टॉप। 720 में से 715 नंबर आए। हरियाणा में अब 5 लाख रुपए तक की फसल बेचने पर परिवार की आय फैमिली आईडी में नहीं होगी शामिल। बताएंगे पूरी अपडेट। इस दिन जारी होगी हरियाणा ITI की पहली मेरिट लिस्ट। अब निदेशक नहीं, DC की मंजूरी के बाद मिलेगी पंचायतों में 500 गज जमीन। बताएंगे पूरी खबर। आज हरियाणा में PM मोदी का मेगा विकास दौरा। हाइड्रोजन ट्रेन से लेकर 26,800 करोड़ की परियोजनाओं को देंगे सौगात। 28 जुलाई को होगी हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक। मानसून सत्र की तारीख पर लग सकती है मुहर। IRCTC की नई टिकट बुकिंग वेबसाइट लॉन्च हुई। सभी क्लास की सीटें एक साथ दिखेंगी। फास्टर चेकआउट फीचर मिलेगा। कैप्चा नहीं भरना होगा। तो क्या SIR से बदलेंगे हरियाणा में चुनावी समीकरण? प्रदेश में 33 लाख से अधिक वोटरों को लग सकता है बड़ा झटका। हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों की मौज। गाड़ी खरीदते ही मिलेगी सब्सिडी। नहीं लगाए होंगे सरकारी दफ्तरों के चक्कर। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर। 3 महीने तक अब दिल्ली कैंट नहीं रुकेंगी कई ट्रेनें। बताएंगे पूरी अपडेट। दिव्यांग छात्रों के लिए खुशखबरी। शिक्षा के लिए 50 लाख रुपए तक लोन देगी हरियाणा सरकार। और इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराया। रूट 99 रन पर नाबाद रहे। वहीं विराट व श्रेयस की 50 काम नहीं आई। सीरीज 1-1 से बराबर। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मानसून की रफ्तार फिलहाल धीमी पड़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अधिकांश हिस्सों में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना कम है। हालांकि 20 जुलाई के बाद मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो सकता है, जिससे प्रदेश के कई जिलों में अच्छी बारिश होने के आसार बन रहे हैं। तब तक लोगों को उमस और गर्मी का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून ट्रफ की उत्तरी सीमा जम्मू, देहरादून, शाजापुर, बस्ती, पटना, बांकुरा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। यह ट्रफ धीरे धीरे हिमालय की तलहटी की ओर बढ़ रही है। इसी वजह से हरियाणा में 20 जुलाई तक मानसूनी गतिविधियां कमजोर रहने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसके बाद ट्रफ के दक्षिण की ओर आने से प्रदेश में फिर से मानसून सक्रिय हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 17 जुलाई यानी आज मौसम का मिजाज लगभग ऐसा ही रहने वाला है। पश्चिमी और दक्षिणी हरियाणा के जिलों में उमस का असर जारी रहेगा, जबकि उत्तर हरियाणा के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। तो वहीं 19 जुलाई से मौसम में बदलाव शुरू होने के संकेत हैं और 20 जुलाई के बाद प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून दोबारा सक्रिय होकर झमाझम बारिश करा सकता है। भारतीय रेलवे के 170 से अधिक वर्षों के इतिहास में 17 जुलाई 2026 का दिन स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होने जा रहा है। इस दिन हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन का शुभारंभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी इस दिन ऐतिहासिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह केवल एक नई रेल सेवा की शुरुआत नहीं, बल्कि भारत के परिवहन क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा, आधुनिक तकनीक और आत्मनिर्भरता के नए युग का आगाज भी होने जा रहा है। इस कार्यक्रम का प्रदेश के सभी जिलों में लाइव प्रसारण होगा। इसके लिए भाजपा और हरियाणा सरकार ने जिला स्तर पर अलग अलग कार्यक्रम तय किए हैं। हर जिले में मंत्री, सांसद या वरिष्ठ नेताओं को मुख्य अतिथि बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के लिए भी ऐतिहासिक विकास अभियान की शुरुआत करेंगे। देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के साथ ही वे तीनों क्षेत्रों में कुल मिलाकर 26,800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इनमें हरियाणा को 14,700 करोड़ रुपए, चंडीगढ़ को 6,600 करोड़ रुपए और पंजाब को 5,470 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात मिलेगी। प्रधानमंत्री सबसे पहले जींद पहुंचेंगे, जहां सुबह करीब 11 बजे जींद सोनीपत रेलखंड पर देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। जींद के एकलव्य स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री विभिन्न विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। हरियाणा में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान अब केवल एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रह गया, बल्कि यह आगामी विधानसभा चुनाव की दिशा और दशा तय करने वाला महत्वपूर्ण अभियान बनता जा रहा है। अब तक हुए सत्यापन में 33,66,000 मतदाता ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिनके नाम अंतिम मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं। यह प्रदेश के कुल मतदाताओं का लगभग 16.30% है। यदि अंतिम सूची में भी यही स्थिति बनी रहती है तो हर विधानसभा क्षेत्र से औसतन 37,000 रुपए से अधिक मतदाता कम हो जाएंगे।
जाएंगे। पिछले चुनाव में अनेक सीटों पर जीत हार का अंतर इससे काफी कम रहा था। ऐसे में संशोधित मतदाता सूची राजनीतिक दलों की चुनावी रणनीति, बूथ प्रबंधन और प्रत्याशियों के समीकरणों पर सीधा प्रभाव डाल सकती है। निर्वाचन विभाग के आंकड़े बताते हैं कि संभावित रूप से हटने वाले मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अधिकारियों का अनुमान है कि विशेष पुनरीक्षण अभियान पूरा होने तक यह संख्या लगभग 40 लाख के आसपास पहुंच सकती है। सत्यापन के दौरान ऐसे मतदाता चिन्हित किए जा रहे हैं जो अपने दर्ज पते पर नहीं मिले या दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो चुके हैं या फिर जिनकी मृत्यु हो चुकी है अथवा जिनके नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज पाए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रदेश के सभी मतदाताओं से अपील की है कि जिन्होंने अभी तक अपना गणना प्रपत्र जमा नहीं करवाया है वे 24 जुलाई तक इसे अपने बीएलओ के पास या फिर ऑनलाइन माध्यम से अवश्य जमा करा दें। हरियाणा में आईटीआई एडमिशन 2026-27 का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अहम अपडेट सामने आया है। प्रवेश के लिए पहली मेरिट लिस्ट 17 जुलाई यानी आज जारी की जाएगी। पहली मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और संबंधित संस्थान में रिपोर्टिंग 17 जुलाई से लेकर 21 जुलाई 2026 तक होगी। इस दौरान उम्मीदवारों को सभी आवश्यक मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित आईटीआई में उपस्थित होना होगा। दस्तावेज सत्यापन और रिपोर्टिंग प्रक्रिया पूरी करने के बाद अभ्यर्थियों को 22 जुलाई 2026 तक एडमिशन फीस जमा करवानी होगी। तय समय सीमा के भीतर फीस जमा नहीं करने पर आवंटित सीट रद्द की जा सकती है। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे 17 जुलाई को पहली मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद तुरंत अपना नाम जांचें। इसके साथ ही निर्धारित तिथियों के अनुसार दस्तावेज सत्यापन, रिपोर्टिंग तथा फीस जमा करने की प्रक्रिया समय पर पूरी करें ताकि प्रवेश प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिपरिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक आगामी 28 जुलाई को सुबह 11 बजे मुख्य सभा कक्ष मंजिल 4 हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में होनी निश्चित हुई है। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब राज्य सरकार कई अहम मुद्दों पर सक्रिय रूप से काम कर रही है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि इस बैठक में विकास परियोजनाओं, जन कल्याण परियोजनाओं और प्रशासनिक फैसलों को लेकर बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। साथ ही इस बैठक में मानसून सत्र की तारीख को लेकर भी मुहर लग सकती है। हरियाणा सरकार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवी को तेजी से बढ़ावा देने के लिए अपनी नई ई वाहन नीति में व्यापक बदलाव करने की तैयारी कर रही है। सरकार का सबसे बड़ा प्रस्ताव ये है कि अब पात्र उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के बाद सब्सिडी के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वाहन खरीदते समय ही सब्सिडी का लाभ सीधे कीमत में समायोजित किया जाएगा, जिससे कि कीमत कम हो जाएगी। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरवीर सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मौजूदा ई वाहन नीति को अधिक सरल, पारदर्शी और उपभोक्ता हितैषी बनाया जाए ताकि इलेक्ट्रिक, दोपहिया, तिपहिया, कारों और छोटे व्यावसायिक ई वाहनों की बिक्री में तेजी लाई जा सके। राव नरवीर सिंह ने कहा कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर जैसे क्षेत्रों में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल नई नीति बनाना नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था तैयार करना है जिससे कि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना पहले से अधिक सरल, सस्ता और सुविधाजनक बन पाए। यदि खरीद प्रक्रिया आसान होगी और सब्सिडी का लाभ तुरंत मिलेगा तो प्रदेश में स्वच्छ परिवहन को नई गति मिलेगी और प्रदूषण नियंत्रण के लक्ष्य हासिल करने में भी बड़ी सफलता मिलेगी। हरियाणा में मेडिकल शिक्षा का विस्तार तेजी से हो रहा है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा जारी शैक्षणिक सत्र 2026-27 की एमबीबीएस सीट मैट्रिक्स के अनुसार राज्य में इस वर्ष कुल 2960 एमबीबीएस सीट उपलब्ध होंगी। यह संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 250 सीट अधिक है और पड़ोसी राज्य पंजाब से 1110 सीटें अधिक है। इसी के साथ हरियाणा देश में एमबीबीएस सीटों के मामले में 10वें स्थान पर पहुंच गया है। देश भर में मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में नया रिकॉर्ड बना है। पहली बार देश में 1,36,000 से अधिक एमबीबीएस सीटें उपलब्ध होंगी, जिससे हजारों नए विद्यार्थियों को डॉक्टर बनने का अवसर मिलेगा। वहीं हरियाणा में मेडिकल शिक्षा का सबसे बड़ा बदलाव पिछले एक दशक में देखने को मिला है। वर्ष 2013-14 में बात करें तो राज्य में केवल 700 एमबीबीएस सीटें थी, जबकि अब ये संख्या बढ़कर 2,960 पहुंच गई है। इस प्रकार कुल मिलाकर 11 वर्षों में 2260 नई सीटें जुड़ी हैं। औसतन हर वर्ष लगभग 205 सीटों की वृद्धि देखने को मिली है। सीटों में लगातार बढ़ोतरी से हरियाणा भविष्य में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। लंबे अरसे से पंचायतों की जमीन पर घर बनाकर रह रहे लोगों को भूमि का मालिकाना हक देने के लिए हरियाणा विकास एवं पंचायत विभाग ने नियमों में 2 बड़े बदलाव किए हैं। पहला बदलाव ये है कि अब जमीन के लिए ऑफलाइन की बजाय केवल समाधान पोर्टल पर ही ऑनलाइन आवेदन होंगे। ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। दूसरे, अब 500 गज तक की जमीन के स्वामित्व का हक यानी सेल डीड के लिए विभाग के निदेशक के बजाय डीसी को मंजूरी के लिए अधिकार दिए गए हैं। सभी पंचायतों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायतों की
500 गज तक की जमीन को मालिकाना हक के लिए अब निदेशक कार्यालय या फिर किसी अन्य अधिकारी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। अब सभी आवेदन ऑनलाइन होने के साथ ही अधिकारी मंजूरी भी ऑनलाइन माध्यम से ही देंगे। आवेदन करने वालों को प्रत्येक स्तर की प्रक्रिया पूरी होने के संदेश उनके मोबाइल पर SMS के माध्यम से मिलेंगे। जो लोग आवेदन करेंगे उन्हें ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों में प्रस्ताव पास कराना होगा। संबंधित प्रस्ताव की जांच और सत्यापन ग्राम सचिव करेंगे। इसके बाद खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी यानी BDPO निरीक्षण करेंगे। यही ब्यौरा DC को भेजा जाएगा। उपायुक्त दस्तावेजों समेत पूरे ब्यौरे के आधार पर संबंधित व्यक्ति को सेल डीड की मंजूरी देंगे। यदि कोई आवेदन निरस्त किया जाता है तो अधिकारियों को इसका ठोस कारण भी बताना होगा। पंचायत की जमीन पर जो व्यक्ति 31 मार्च 2004 से लेकर 500 गज तक की जमीन पर घर बनाकर रह रहे हैं, वही व्यक्ति 16 जनवरी 2027 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर पाएंगे। सरकार की यह भी प्रमुख शर्त है कि पंचायतों में तालाब, रास्तों, जनता के लिए उपयोगी जमीन जैसे कि खेल मैदान आदि की जमीन पर कब्जा नहीं होना चाहिए। आवेदक को ग्राम सभा या ग्राम पंचायत में पास प्रस्ताव और जमाबंदी की भी कॉपी देनी होगी। संबंधित जमीन पर रिहायशी कब्जे के साक्ष्य के रूप में फोटो, सजरा भी लगाना होगा। साथ ही 31 मार्च 2004 से पंचायत की संबंधित जमीन पर कब्जे के साक्ष्य भी देने होंगे। हरियाणा में छोटे किसानों और पट्टे पर खेती करने वाले किसानों को बड़ी राहत दी गई है। अब ई खरीद के माध्यम से 5 लाख रुपए से कम की फसल बिक्री करने पर फैमिली ID में आय शामिल नहीं होगी। इससे सरकारी योजना को लाभ पाने में आसानी होगी। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल का ब्यौरा भी अब शामिल नहीं होगा। परिवार पहचान पत्र यानी PPP से इसका ब्यौरा हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर यह बड़ा निर्णय लिया गया है। नए नियमों का सबसे अधिक लाभ बटाई यानी कि पट्टे पर खेती करने वाले या फिर 3 एकड़ तक के किसानों को होगा। अब मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के आधार पर दर्ज होने वाली फसल बिक्री मूल्य को परिवार की आय में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके स्थान पर केवल 5 लाख रुपए से अधिक की ई खरीद या इससे संबंधित डेटा को ही आय निर्धारित के लिए आधार माना जाएगा। पहले कई किसानों की फसल बिक्री का पूरा मूल्य आय के रूप में दर्ज होने से उनकी वार्षिक आय वास्तविकता से अधिक दिखाई देती थी। ऐसे में अनेक पात्र किसान परिवार विभिन्न सरकारी योजनाओं, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों और आर्थिक सहायता योजनाओं के लाभ से वंचित हो जाते थे। किसानों की मांग और सुझावों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने इस व्यवस्था में सुधार करवाया है। इससे लाखों छोटे और मध्यम किसानों को सीधा लाभ पहुंचेगा। हरियाणा सरकार ने दिव्यांग विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए शिक्षा ऋण योजना लागू की है। इस योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों को भारत और विदेश के शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के लिए 50 लाख रुपए तक का ऋण यानी शिक्षा ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। आर्थिक तंगी के कारण कोई भी दिव्यांग विद्यार्थी अब अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़ पाए, यह योजना हरियाणा पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम के माध्यम से संचालित की जाएगी। योजना का लाभ देश के साथ साथ विदेशों के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई करने वाले पात्र विद्यार्थियों को भी मिलेगी। इसके लिए आवेदक का हरियाणा का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। साथ ही उसकी दिव्यांगता कम से कम 40% होनी चाहिए। आवेदकों की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई है। योजना का लाभ लेने के लिए परिवार पहचान पत्र यानी PPP अनिवार्य किया गया है। दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पर चल रहे मेजर अपग्रेडेशन कार्य का असर अब रेल यात्रियों पर भी दिखाई देगा। स्टेशन पर प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 पर निर्माण कार्य के लिए ब्लॉक लिया गया है, जिसके चलते आगामी करीब 3 महीने तक कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का दिल्ली कैंट स्टेशन पर ठहराव अस्थायी रूप से रद्द कर दिया गया है। इससे दिल्ली आने जाने वाले हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि 15 जुलाई से अक्टूबर 2026 तक विभिन्न तिथियों में कई ट्रेनों का दिल्ली कैंट स्टेशन पर ठहराव निरस्त रहेगा। इस बदलाव का सबसे अधिक असर नारनौल, अटेली और महेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशनों से यात्रा करने वाले यात्रियों पर भी पड़ेगा। बता दें कि जिले की बड़ी संख्या में यात्री दिल्ली कैंट स्टेशन का उपयोग आगे की यात्रा या स्थानीय आवागमन के लिए करते हैं। ऐसे में अब उन्हें वैकल्पिक रेलवे स्टेशनों का सहारा लेना पड़ेगा। प्रभावित रेल सेवाओं में महेंद्रगढ़ जिले से होकर गुजरने वाली कई प्रमुख ट्रेनें भी शामिल हैं। इनमें सिक्कर दिल्ली सराय रोहिला, उदयपुर सिटी दिल्ली सराय रोहिला, जोधपुर दिल्ली सराय रोहिला, लालगढ़ दिल्ली सराय रोहिला और जोधपुर गोरखपुर स्पेशल ट्रेन शामिल है। रेवाड़ी के रास्ते जयपुर से दिल्ली जाने वाले कुछ अन्य ट्रेनें भी निर्धारित अवधि तक दिल्ली कैंट स्टेशन पर नहीं रुकेंगी। जिन यात्रियों का गंतव्य दिल्ली कैंट स्टेशन है, वे अब नई दिल्ली या फिर दिल्ली सराय रोहिला या अन्य निकटवर्ती रेलवे स्टेशनों का विकल्प चुन सकते हैं, ताकि उन्हें यात्रा के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
जिला आयुर्वेद अधिकारी रेवाड़ी द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन यानी एनएम के अंतर्गत योगा इंस्ट्रक्टर यानी पार्ट टाइम के पदों पर संविदा आधार पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 अगस्त है। उम्मीदवार को मैट्रिक स्तर तक हिंदी का ज्ञान होना चाहिए तथा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय संस्थान से योग में डिग्री या डिप्लोमा होना आवश्यक है। सभी कैटेगरी के लिए फीस नहीं लगेगी। साथ ही आवेदन पत्र को जिला आयुर्वेद अधिकारी, आयुष भवन, फर्स्ट फ्लोर, हुड्डा डिस्पेंसरी, सेक्टर 4 रेवाड़ी में हाथों हाथ या फिर रजिस्टर्ड या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से अंतिम तिथि तक जमा करवा सकते हैं। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य चेक कर ले। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने गुरुवार देर रात नीट यूजी 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस साल तकरीबन 20 लाख स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी, जिनमें से 11,21,000 स्टूडेंट्स मेडिकल, डेंटल या आयुष और अन्य मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए क्वालिफाई हुए हैं। पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पांशुल बंसल ने 720 में से 715 अंक हासिल करके ऑल इंडिया टॉप किया है। परीक्षा में 19 स्टूडेंट्स ने 700 से अधिक जबकि 138 उम्मीदवारों ने 690 से अधिक अंक हासिल किए हैं। टॉप स्कोरर्स में 93% से अधिक स्टूडेंट्स ने पहली बार परीक्षा दी थी, तो वहीं 99% टॉप रैंकर्स की उम्र 17 से 19 साल के बीच रही है। क्वालिफाई करने वाले कुल उम्मीदवारों में 58% से अधिक छात्राएं और 55.1% छात्र शामिल हैं। स्टूडेंट्स अपना स्कोर कार्ड neet.nt.nic.in पर देख सकते हैं। पेपर लीक के कारण 3 मई को ही नीट यूजी 2026 की परीक्षा रद्द हो गई थी। इसके बाद एनटीए ने 21 जून को यह दोबारा परीक्षा करवाई थी। भारतीय रेलवे की ऑनलाइन टिकट बुकिंग वेबसाइट आईआरसीटीसी का नया वर्जन लॉन्च कर दिया गया है। इस अपग्रेड का मुख्य मकसद हर दिन टिकट बुक करने वाले लाखों यात्रियों के अनुभव को आसान और तेज बनाना है। अभी नई वेबसाइट का बीटा वर्जन लॉन्च किया गया है, यानी आम यात्रियों से फीडबैक के आधार पर इस वेबसाइट में बदलाव किया जाएगा। आईआरसीटीसी की वेबसाइट का बीटा वर्जन 15 जुलाई 2026 को रात 9 बजे से लाइव हो चुका है। रेलवे ने यात्रियों की सहूलियत के लिए मुख्य रूप से 4 बड़े तकनीकी सुधार किए हैं। सबसे पहले बात करें तो आप लॉगिन या फिर बुकिंग के दौरान परेशान करने वाले कैप्चा आप दिखाई नहीं देंगे। साथ ही फालतू के पॉपअप या चमकने वाले ग्राफिक्स और ध्यान भटकाने वाले एलिमेंट्स भी नहीं दिखाई देंगे। इसके अलावा अब यूजर्स को अलग अलग क्लास जैसे कि स्लीपर, थर्ड एसी, सेकंड एसी के लिए बार बार सर्च नहीं करना होगा। सभी श्रेणियों में सीटों की उपलब्धता एक साथ स्क्रीन पर दिखाई देगी। इसके अलावा आईआरसीटीसी ने बुकिंग के लिए फास्टर चेकआउट फीचर भी पेश किया है। टिकट बुक करते समय यात्रियों को जितने भी स्टेप से गुजरना पड़ता था, उनकी संख्या अब कम कर दी गई है। बार बार यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए इजियर रिपीट बुकिंग की सुविधा भी दी गई है। इससे यात्रियों की डिटेल्स पहले से ही सेव रहेगी। अगली बार टिकट बुक करते समय आपको दोबारा से नाम, उम्र या फिर अन्य जानकारियां नहीं भरनी होंगी। भारतीय शेयर बाजार फ्लैट बंद हुआ। सेंसेक्स 1 अंक की बढ़त के साथ 77,186 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 5 अंक गिरकर 24,072 के स्तर पर पहुंच गया है। रियल्टी शेयरों में सबसे अधिक बिकवाली आई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 189 रुपए गिरकर 1,42,000 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी 680 रुपए बढ़कर 2,20,000 रुपए के लेवल पर पहुंच गई। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,29,809 के लेवल पर पहुंच गया। इसके अलावा $1 का रेट 96.65 के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।